को खासतौर पे लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल समाचारों में रुख कर लेते हैं सुर्खियों का। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयानों पर बीजेपी लगातार हमलावर। स्मृति ईरानी ने कहा, विदेशी धरती पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाना बर्दाश्त नहीं, देश से माफी मांगे राहुल। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। स्पीकर ने जताई नाराजगी। सदन के कई विधायी कार्य लंबित। पत्नी और बेटी के साथ दिल्ली की सीबीआई अदालत में पेश हुए लालू यादव। रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में है आरोपी। अमृतसर में आज से G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक। 3 दिन तक शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर होगा मंथन। तोशाखाने मामले में 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। समर्थकों की गिरफ्तारी के विरोध में जबरदस्त हंगामा। कोरोना महामारी के बाद पहली बार विदेशी पर्यटकों के लिए आज से खुल रही है चीन की सीमा। सामान्य जीवन को बहाल करने की दिशा में चीन का एक बड़ा कदम। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में शुरू होगी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज करेंगे जोर आजमाइश। भारत के 12 मुक्केबाजों से पदक की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र को लेकर। तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। सदन में विपक्ष के हंगामे के कारण स्पीकर ने नाराजगी जताई। सदन के कई विधायी कार्य लंबित हैं और इसलिए साफ तौर पर जिस तरह से जो अध्यक्ष थे उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये सदन चलाने के लिए यहाँ पर नीतियाँ बनाई जाती हैं, यहाँ पर आप आकर चर्चा कीजिए, लेकिन इस तरह से तख्तियाँ लेकर आना कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। उन्होंने चेतावनी दी माननीय सांसदों को कि लोकहित और जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का अड़ियल रवैया रहा, लोकसभा आज भी हंगामे की भेंट चढ़ी और 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल जो है ये नीतियां बनाने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लोकसभा स्पीकर बेहद नाराज हुए जिस तरह से तख्तियां लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, सदन को चलने ही नहीं दे रहा और अब आज भी सदन यानी कि लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आंचल, आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हमने देखा कि विपक्षी दलों के तमाम सांसद प्ले कार्ड लेकर वेल में आने की कोशिश करने लगे और वेल में आ गए। तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने काफी नाराजगी जताई और कहा कि तख्तियां लाने के लिए सदन नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ऐसे में संसद में कामकाज हो, संसद में चर्चा हो, बहस हो, न कि तख्तियां लाकर प्ले कार्ड दिखाया जाए। उसको लेकर पहले भी लोकसभा अध्यक्ष हमने देखा है कि नाराजगी जता चुके हैं पिछले सत्रों में, लेकिन तमाम विपक्षी दल प्ले कार्ड लेकर सदन में आए थे और तख्तियां लहरा रहे थे, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। लोकसभा अध्यक्ष ने यहाँ तक कहा कि वो चेतावनी देते हैं ऐसे सांसदों को जो प्ले कार्ड लेकर तख्तियां लहरा रहे हैं। लेकिन सदन में जब हंगामा जारी रहा, इस बीच हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ अपनी बात रखने की कोशिश की। राहुल गांधी ने जो लंदन में बयान दिया था उस पर हम जानते हैं कि बीजेपी मांग कर रही है कि राहुल गांधी सदन में आए और माफी मांगे। हालांकि हंगामे के बीच स्पष्ट तौर पर वो अपनी पूरी बात नहीं रख पाए। इस बीच जब हंगामा जारी रहा, लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताकर सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी। शैलेंद्र, अगर हम समझने की कोशिश करें जिस तरह से जो
तख्तियां लेकर मौजूद है विपक्ष का अड़ियल रवैया। आखिर उनका मुद्दा क्या है? किस तरह से वो अपनी बात इस तरीके से रख रहे हैं कि गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? क्या कहना चाहता है विपक्ष? मुद्दा है क्या? जी देखिए, अलग अलग विपक्षी दल अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि कई विपक्षी दलों को साथ लिया जाए और सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। हम जानते हैं कि बजट सत्र के पहले चरण में अडानी के मुद्दे पर काफी गतिरोध देखने को मिला था और विपक्षी दल इसमें कई जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग के मुद्दे को उठाने की कोशिश करती हैं और ऐसे में इन सब मुद्दों पर विपक्षी दल अपनी एक रणनीति बनाकर सदन में बात रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उसका तरीका क्या होना चाहिए? क्या सदन में हंगामा होना चाहिए? प्ले कार्ड लेकर तख्तियां लहरानी चाहिए? जबकि हमने देखा कि टीएमसी के जो सांसद हैं उन्होंने आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो अलग अलग विपक्षी दलों के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सदन में जिस तरह से कुछ विपक्षी दलों के सांसदों ने तख्तियां लहराई, इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने कल भी देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ तौर पर कहा था कि किसी और संसद की बात यहाँ पर की जा रही है जिस तरह, और तो माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन क्या ये सही है कि हम भारतीय संसद का जिक्र विदेशी सरजमी पर करें और मध्यस्थता और हस्तक्षेप की उम्मीद करें, जबकि ऐसा संसदीय कार्यप्रणाली के बिल्कुल खिलाफ है? देखिए, निश्चित तौर पर जब आप संसद पर टिप्पणी करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, वो भी एक प्रमुख नेता की तरफ से जब इस तरह की टिप्पणी आती है जो खुद सांसद हैं, कि संसद की गरिमा को ठेस न पहुंचे, लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की गरिमा को ठेस न पहुंचे। और बीजेपी और सत्ता पक्ष को लगता है कि इस बार राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है लंदन में, वो निश्चित तौर पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। और आज हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि टिप्पणी करते वक्त संसद की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। उस तरफ एक तरह से वो इशारा करते नजर आए। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि जब लोकसभा में गतिरोध देखने को मिला और राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा की भी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर जो गतिरोध है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं, प्ले कार्ड लहरा रहे हैं, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा की स्थगित करनी पड़ी। सबसे अहम बात यहाँ पर ये है शैलेंद्र, जो मैं भी यहाँ पर जब स्टूडियो में बैठी हूँ और आप तो वहाँ पर खैर मौजूद हैं, कि जिस तरह से पहले आग्रह किया स्पीकर साहब ने और फिर बाद में चेतावनी भी दी, लेकिन इसका भी कोई असर नज़र नहीं आया। तो जिस तरह का मुजाहिरा वहाँ सांसद और खासतौर पर विपक्षी पेश कर रहे हैं, इसका टेलीकास्ट पूरी दुनिया में होता है, तो कहीं ना कहीं किस तरह की छाप छोड़ता है, क्योंकि ये वो सदन है जहाँ पर तमाम लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाने हैं, अल्प सत्र है ये, और कई ऐसे विधायी कार्य हैं जो कहीं ना कहीं सत्र की उत्पादकता पर असर डालेंगे। और राज्यसभा को भी अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं उसकी कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो दूसरा चरण होता है बजट सत्र का, तो उसमें जो फाइनेंशियल बिजनेस है उस पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है, इससे बजट पारित कराया जा सके। ऐसे में इस तरह का गतिरोध उससे कामकाज प्रभावित होता है और सदन चलाना केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती, विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी होती है। और निश्चित तौर पर सभी दलों को इस बारे में सोचना होगा कि विरोध का एक तरीका हो सकता है, अपनी बात रखने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन सदन के अंदर गतिरोध ना आए, क्योंकि तमाम सांसदों के अपने अधिकार हैं। सांसद सवाल पूछना चाहते हैं, अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते हैं, और जो संसद की कार्रवाई ठप होती है, बाधित होती है, तब तमाम सांसदों को इस बात का मौका नहीं मिलता। ऐसे में एक अड़ियल रवैया अपनाना, और हम जानते हैं कि जब बीजेपी का कहना है कि इस बार राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो दरअसल संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है, तो ऐसे में उस पर एक तरह से सफाई ना आकर अलग अलग मुद्दों पर संसद को गतिरोध पैदा करने की कोशिश करना, उस रणनीति पर बीजेपी सवाल उठा रही है। और हम देख रहे हैं कि आज विपक्षी दलों का एक मार्च भी है दोपहर में। निश्चित तौर पर उसकी एक रणनीति है कि सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाए, सत्ता पक्ष पर अब सवाल उठाए, लेकिन लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान रखें, सदन की कार्रवाई को बाधित न करें। ये एक तरीका हो सकता है और तमाम दलों को इस बारे में सोचना होगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि आज तीसरा दिन है और लोकसभा या राज्यसभा दोनों की कार्रवाई हम देख रहे हैं 2 बजे तक स्थगित हुई है विपक्षी दलों के हंगामे के चलते, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह का उन्होंने लंदन में बयान दिया।
उनको सदन में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसका कोई सबब नज़र नहीं आ रहा शैलेंद्र। और इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी है कि जब जो सांसद पीयूष गोयल हैं उन्होंने ये बात उठाई कि राहुल गांधी सदन पर में माफ़ी मांगे आकर, तब भी उन्होंने ये दिखाया कि जिस तरह की मांग हम कर रहे हैं उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं जो रवैया दिखा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त के साथ साथ आप देखिए कि स्पीकर साहब को भी नाराज़गी जो है वो जतानी पड़ी। ऐसे में कहीं से कोई अंदेशा ये आता हुआ, क्या राहुल गांधी सदन में आएंगे या फिर इस पर कोई जवाब देंगे या पार्टी कोई इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करेगी? कांग्रेस के हवाले से एक संकेत दिए गए हैं, बताया गया है कि अब स्वदेश वापस लौट चुके हैं राहुल गांधी। ऐसे में बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जो संसद सत्र की शुरुआत हो जाती है उसमें भी कई बार शुरुआती दिनों में राहुल गांधी विदेश में रहते हैं और विदेश में जाकर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान देते हैं। निश्चित तौर पर एक सांसद के तौर पर कितने गंभीर है जब वो खुद ही सदन में उनकी जो उपस्थिति हो बहुत कम रहती है, कभी कभार आते हैं, बोलकर चले जाते हैं और जाकर आरोप लगाते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जबकि वो खुद काफी दिन संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या राहुल गांधी संसद की कार्रवाई में भाग लेने आते हैं जब सदन सुचारू रूप से। और जिस तरह से पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा कि जो ये सांसद हंगामा कर रहे हैं उनको निलंबित किया जाए, क्या संसदीय कार्य प्रणाली में इस तरह का प्रावधान है कि जिस तरह से संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, वेल में आकर प्ले कार्ड दिखाए जा रहे हैं जो अशोभनीय है, तो उन पर कार्रवाई की जाए? शैलेंद्र, चलिए शैलेंद्र के पास हम वापस जाएंगे, लेकिन जो जानकारी वो दे रहे थे साफ तौर पर जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने पहले आग्रह किया सांसदों से, साथ ही साथ उसके बाद चेतावनी भी दी कि ये लोकतंत्र का मंदिर नीतियां बनाने, मुद्दे उठाने के लिए नहीं, मुद्दे उठाने के लिए है, ना कि जिस तरह से आप प्ले कार्ड लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और इसीलिए जो पीयूष गोयल सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सदस्य इस तरह से कर रहे हैं उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए और राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि ये माफ़ी मांगने की वजह से जो गतिरोध है संसद में वो लगातार आज तीसरे दिन भी कायम रहा। हमने देखा कि दोनों ही सदन में जो विधायी कामकाज है वो इस वक्त लटका हुआ है, क्योंकि दोनों ही सदनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से विपक्ष वहां पर हंगामा कर रहा है, तो इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर, दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि सदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा हो रहा है। तो बात हम कर रहे हैं संसद की, बजट सत्र है, लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसी ही कार्रवाई को अगर हम बात करें राज्यसभा की तो वहां पर भी 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। और अगर लोकसभा की मैं बात करूं तो सदन में विपक्ष के हंगामे के कारण स्पीकर ने नाराजगी जताई। सदन के कई ऐसे विधायी कार्य हैं जो लंबित हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि इसी से जुड़ी हुई है। हमने जिस तरह से सुबह दिखाया था कि राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को लेकर भाजपा लगातार हमलावर बनी हुई है और आज केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की नफरत प्रधानमंत्री मोदी से हटकर अब भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुकी है। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई और संसदीय परंपराओं का अपमान किया। राहुल गांधी को अपने किए प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले यह आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके
भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, यह आह्वान किया है। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। तो आइए अब देखते हैं कि लोकसभा स्पीकर जिस तरह से आग्रह कर रहे थे, फिर उन्होंने सांसदों को चेतावनी दी। आखिर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ये इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, ये सदन तख्तियां लाने के लिए नहीं है। ये सदन चर्चा मुद्दे के लिए है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। लगातार अभी संसद में गतिरोध जारी है। 2 बजे के बाद क्या होगा, इस पर रहेगी हमारी खास नजर। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आज दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती पेश हुए। सीबीआई ने पिछले साल इससे जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि लालू के परिवार को अपनी जमीन बेचने वाले अपात्र उम्मीदवारों को रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए नौकरियां दी गई। ये मामला तब का है जब 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। आरोप है कि जो जमीनें ली गई वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर ली गई। सीबीआई के अलावा ईडी भी इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। पिछले हफ्ते ईडी ने दिल्ली स्थित लालू यादव के आवास पर छापा मारा था, जबकि पटना में उसी दिन लालू के करीबियों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी। और इसी बड़ी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता विकास साथी। विकास, अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या हो रहा है वहां पर, और खास तौर पर लालू यादव खुद मौजूद हैं बेटी मीसा भारती और अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए? इसमें सुबह 10 बजे के आसपास ही लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए थे। थोड़ी देर पहले ही सुनवाई शुरू हुई है और अभी यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले ये पूछा लालू प्रसाद से और अन्य आरोपियों से कि क्या वो आज जमानत याचिका दाखिल करना चाहते हैं। इस पर उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि वो याचिका आज ही दायर करेंगे जमानत के लिए। सीबीआई ने आज जमानत याचिका का विरोध नहीं किया है अभी इस स्तर पर। तो अभी की जो खबर है वो यही है कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती की तरफ से इस मामले में जमानत की याचिका दायर की जा रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में। जहां तक घोटाले की बात करें तो इसमें सीबीआई ने मुख्य तौर पर लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बेटी को तो आरोपी बनाया ही था। उसके अलावा तत्कालीन रेलवे की जनरल मैनेजर जो है वो भी इस मामले में आरोपी हैं और इसके अलावा वो लोग आरोपी बनाए गए थे सीबीआई की तरफ से जो इसमें लाभार्थी थे, यानी जिनको नौकरी मिली थी और जिन्होंने नौकरी के बदले अपनी जमीनें ट्रांसफर की राबड़ी देवी और मीसा भारती को। ये सभी लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई का दावा यह है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो नगद में किए गए। इन लोगों ने जमीन को बहुत ही सस्ती कीमतों पर राबड़ी देवी को और मीसा भारती को और इसके अलावा एक कंपनी को, एक प्राइवेट कंपनी को जिसमें राबड़ी देवी की हिस्सेदारी है, उसको ट्रांसफर की। औने पौने दामों में उनको ये जमीनें दी गई और इसके बदले इन लोगों को नौकरी मिली, न केवल पटना में, इसके अलावा अलग अलग ये जो पूरा मामला है इसमें कई जोन्स में नौकरी देने की बात है। तो आज जो बात चल रही है वो केवल एक खास जोन में इस तरह की अनियमितता को लेकर चल रही है। तो अब आगे की कार्रवाई अभी कोर्ट में चलेगी और उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या अगली तारीख पर आने से छूट मिलेगी इन सभी को। जहां तक आज की अभी तक की सुनवाई की बात करें तो फिलहाल लालू प्रसाद की तरफ से जमानत याचिका मूव कर दी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट। और खास तौर पर दिल्ली का जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, अगर इस मामले का मैं जिक्र करूं तो 16 आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि ईडी ने भी कई जगह पर छापे मारकर वहां से जो मनी ट्रेल है उसको ट्रेस करने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल, अभी आपने हाल ही में देखा होगा जो एक छापेमारी ईडी की तरफ से की गई थी पटना में और इसके अलावा और भी दर्जन भर जगहों पर देश भर में, वो इसी के संबंध में थी कि जो कैश ट्रांजैक्शन खास तौर से जो हुआ है इसमें जो जमीनों के लिए भुगतान किया गया वो भी नगद में दिया गया था। तो ये इसका स्रोत क्या था इस पैसे का, इसको लेकर के भी ईडी की जांच जारी है।
और आने वाले दिनों में ईडी को छापे में क्या क्या मिला है ये भी कोर्ट को बताया जाएगा। 29 मार्च को अब आंचल दोबारा राउज़ कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी और आज फिलहाल लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती इन तीनों को फिलहाल जमानत दे दी है कोर्ट ने, क्योंकि आज भी सीबीआई ने विरोध नहीं किया था जमानत का। तो अब 29 मार्च को दोबारा इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा और ये उम्मीद की जाती है कि उस दिन ईडी भी कुछ नए तथ्यों, कुछ नई दलीलों के साथ कोर्ट के सामने पेश होगा। और अगर इस सवाल को इस तरह से देखा जाए, विकास की लगातार जो लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले हैं, चाहे हम पप्पू यादव की बात करें, राबड़ी देवी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है और फंसाया जा रहा है। आंचल, ये जो पूरा आरोप है लालू प्रसाद से वो 2004 से 2009 के बीच है, यूपीए 1 के दौर में। यूपीए 2 में इस मामले को तब बिहार में खासतौर से एनडीए के जो नेता थे उन्होंने उठाया था और वो उस वक्त रेल मंत्री ममता बनर्जी से भी मिले थे और उन्होंने भी कहा था कि अगर इस तरह की भर्ती में कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उसकी जांच होगी। वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। रेलवे में अगर कहीं भर्ती में गड़बड़ी होती है तो उसको लेकर के मामले को देखा जाएगा। हालांकि उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा कार्रवाई हुई नहीं। 2021 में सीबीआई ने जो शिकायतें थी सीबीआई के पास उस पर जांच की, कार्रवाई की, तो बहुत सारा ऐसा एविडेंस मिला सीबीआई को जिसमें ये पता चला कि लोगों से जमीनें लिखवाई गई हैं नौकरियों के बदले। अब इसमें नौकरी इस तरह से दी जाती थी कि क्योंकि ये जो लोगों को रखा गया था इनको बहुत अर्जेंसी दिखाते हुए रखा गया था, तो विज्ञापन भी नहीं दिए गए। इनको पहले सब्स्टिट्यूट एक पद होता है जो किसी रेलवे में जब बहुत जरूरत होती है एम्प्लॉइज की, तो एक सब्स्टिट्यूट को नाम से भर्ती की जाती है। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं और उसके बाद इनको नियमित कर दिया गया इन सब्स्टिट्यूट को। तो कहीं पर कोई विज्ञापन नहीं आया नियमित नौकरी के लिए, पहले जमीन ली गई। विकास, अभी जो खबर आपने डाली है, अगर मैं देखूं तो आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को जमानत दे दी है। इस पर बड़ी जानकारी दीजिए हमको। जी आंचल, इससे पहले जब हम अभी बात कर रहे थे तो कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या वो फिलहाल जमानत मूव कर रहे हैं, तो जमानत की याचिका के साथ आए थे तीनों आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं और इन्होंने जमानत याचिका दायर करी। कोर्ट ने फिलहाल इनको जमानत दे दी है। तो 29 मार्च तक सीबीआई 29 मार्च तक अगली सुनवाई होनी है। इस बीच में सीबीआई गिरफ्तार नहीं करेगी, ये एक आश्वासन मिल गया है आरोपियों जी। तो अब इनको निजी मुचलके पर ये जो जमानत दी गई है और 29 मार्च को अब सुनवाई होगी, अगर आगे की कानूनी रूपरेखा को समझें तो क्या अगली बार भी जो राबड़ी देवी है, मीसा भारती क्योंकि उनका नाम भी इसमें शामिल है और लालू यादव क्योंकि उनके हेल्थ कंसर्न्स है, जिस तरह से वो व्हील चेयर पर आए, क्या इन तीनों को ही अगली बार भी पेश होना होगा? देखिए 29 मार्च को कोर्ट इनको बुला भी सकता है। ये निर्भर करेगा कि सीबीआई क्या कहती है, चार्जेस फ्रेमिंग को लेकर के क्या आगे किस तरह से बहस आगे बढ़ती है। एक जो अभी की जो स्थिति है आजकल उसमें यह है कि सीबीआई अब गिरफ्तार नहीं करेगी 29 मार्च तक या अगले आदेश तक, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत सीबीआई को लगती है तो वो बेल कैंसिलेशन के लिए एक एप्लीकेशन लगाएगी कोर्ट में और ये कहेगी कि जमानत को अब रद्द कर दिया जाए क्योंकि हम इनको हिरासत में लेके पूछताछ करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि एक गिरफ्तारी से बच गए हैं सभी आरोपी, ये तीनों आरोपी जिन्होंने जमानत याचिका लगाई है। आगे आने वाले दिनों में सीबीआई का क्या रुख रहता है इस पर सारी बातें निर्भर करती हैं। तो बिल्कुल, अभी तो गिरफ्तारी से बच गए और जमानत मिली है, लेकिन अब किस हिसाब से सीबीआई, और अगर मैं बात करूं वो किस तरह से केस तैयार करेगी, जिस तरह से चार्जशीट फाइल की गई, कौन कौन से ऐसे आरोप हैं जिसपे वो कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं लालू यादव, मीसा भारती जिनका नाम इसमें शामिल है, उनके साथ इस पर आगे की कार्रवाई को और पुख्ता तौर पर आगे लेकर जाया जाए। अच्छा देखिए, इसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है सीबीआई की तरफ से, तो ज्यादातर काम पूरा हो चुका है सीबीआई का। अब केवल फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की जो बात है वो अगली स्टेप है, वो अगला कदम है। ईडी इस मामले में जरूर आ सकती है कि किन्हीं नए तथ्यों के साथ अगर ईडी को जरूरत पड़ती है कोर्ट से किसी भी तरह के फेवरेबल ऑर्डर की, तो ईडी आ सकती है। अब सीबीआई ने क्योंकि चार्जशीट दाखिल कर दिया, उसमें जो मुख्य आरोप लगाए हैं सीबीआई ने आरोप पत्र में, वो यही है कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई उच्चतम स्तर पर रेल मंत्रालय में, जिसमें रेल मंत्री शामिल हैं, और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामले के सेक्शंस लगाए गए हैं इस चार्जशीट में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। ये सभी आरोप सीबीआई की तरफ से हैं। अब इन पर
चार्जेस फ्रेम करने हैं कोर्ट को, वो अगला कदम है। तो सबसे अहम बात यहाँ पर ये है विकास कि अगर जिस तरह से, क्योंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, आरोप तय हैं, अगर सजा होती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, क्योंकि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। आप देखिए, जहां मीसा भारती के नाम पर भी ज़मीनें ली गई, राबड़ी देवी भी इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ लालू यादव तो उस वक्त रेल मंत्री थे ही जब इस तरह की आवंटन जो थे वो दिए गए, यानी आपको नौकरी चाहिए तो आपको उसके बदले ज़मीन देनी होगी। बिल्कुल, देखिए, अगर इसमें सीबीआई कामयाब हो जाती है इस मामले में इनको कन्विक्ट कराने में, तो बड़ा झटका होगा, क्योंकि लालू प्रसाद पहले ही चारा घोटाले में कई साल जेल में रह करके आए हैं। एक आईआरसीटीसी स्कैम चल रहा है, आईआरसीटी स्कैम का जो मामला है वो एक अलग चल रहा है, और उसके अलावा ये तीसरा स्कैम है। ये इसलिए ज्यादा नुकसान करने वाला होगा क्योंकि इसमें परिवार के और सदस्य भी आरोपी हैं, खुद राबड़ी देवी आरोपी हैं, मीसा भारती आरोपी हैं, इसलिए ये ज्यादा गंभीर मामला है। अगर देखें, चारा मामले में केवल लालू प्रसाद दोषी साबित हुए थे, लेकिन इसमें पूरा परिवार आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उसके ऊपर एक तलवार लटक रही है। अगर उनका कन्विक्शन हो जाता है तो एक बड़ा झटका होगा, लेकिन अभी पूरा ट्रायल बचा है, अभी तो चार्जशीट दाखिल हुई है। लेकिन हम जैसा बात कर रहे हैं कि ये एक अकेला मामला नहीं है। अगर मुश्किलों की बात करें लालू प्रसाद जी, तो वो एक चीज और विकास, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई ने अपना केस इतना पुख्ता तौर पर तैयार किया तथ्यों के साथ चार्जशीट फाइल करने के बाद, लेकिन जमानत याचिका के लिए जिस तरह से कोर्ट ने पूछा, उसका विरोध क्यों नहीं किया सीबीआई ने कोर्ट में? देखिए, क्योंकि सीबीआई ने इसलिए विरोध आज नहीं किया क्योंकि सीबीआई को लगता है कि अभी तक जो चीजें जांच के लिए जो उसको पूछताछ करनी थी, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो आप ये मान सकते हैं कि जांच का काम सीबीआई का पूरा हो चुका है। अब अगर कोई नया तथ्य उभरता है, और एक और हम बात कर रहे थे कि ये एक पर्टिकुलर जोन को लेकर के है, ये जो पूरा आरोप पत्र है ये मुंबई जोन को लेकर के है। इस तरह के आरोप दूसरे जोन में नियुक्ति को लेकर के भी हैं, और उसमें सीबीआई आगे कार्रवाई करेगी तो यही सारी चीजें दोहराई जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि अभी सीबीआई की जो जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसीलिए सीबीआई को फिलहाल हिरासत की जरूरत नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप जमानत दे सकते हैं, हम जमानत का विरोध नहीं। जी जी, बिल्कुल विकास, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। अपने दर्शकों को बताएं कि नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती जब आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में जब पेश हुए तो वहां पर उन्हें जमानत दे दी गई है। 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी और अभी निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई है। देखने वाली बात होगी कि उस वक्त क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। और फिलहाल वक्त खबरों में एक छोटी सी ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। मंडियों में प्याज की कीमतों में गिरावट की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने अपनी खरीद एजेंसियों को तत्काल उपाय करने के लिए कहा है। इसके तहत नैफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को किसानों से प्याज खरीदने का निर्देश दिया है। सरकार के पास बफर स्टॉक के रूप में प्याज की खरीद और भंडारण के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, ताकि दूसरे मौसम के दौरान आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखा जा सके और गिरती कीमतों की चुनौतियों से निपटा भी जाए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि नैफेड ने अब तक करीब 900 रुपए प्रति 100 किलोग्राम से अधिक की दर से लगभग 8042 मैट्रिक टन प्याज सीधे किसानों से खरीदा, जिसके बदले किसानों को 767 लाख रुपए का भुगतान किया गया। नैफेड के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, पटना, लखनऊ में स्टॉक की आवाजाही की व्यवस्था की गई है। नैफेड ने अब तक 40 से अधिक खरीद केंद्र खोले, जहां किसान अपना स्टॉक बेच सकते हैं, अपना भुगतान ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बात रक्षा क्षेत्र की। हथियारों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया। साल 2013 से 17 के बीच और 2018 से 22 के बीच भारत की रक्षा आयात में 11% की कमी आई है। केंद्र की मोदी सरकार हथियारों और रक्षा साजो सामान के मामले में
लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। साल 2013-17 में और 2018-22 के बीच की बात करें तो भारत ने अपने रक्षा आयात में 11% की कमी की है। हाल ही में जारी स्टॉकहोम स्थित सिप्री द्वारा की गई रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी हमले के बाद अमेरिका और यूरोप से मिली सैन्य सहायता के बाद यूक्रेन पिछले साल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। साल 2018-22 के दौरान दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे। रिपोर्ट के मुताबिक 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-22 के दौरान दुनिया के 8वें सबसे बड़े हथियार आयातक पाकिस्तान के आयात में 14% की वृद्धि हुई और चीन पाकिस्तान के लिए हथियारों का मुख्य आपूर्ति करता रहा। भारत के रक्षा आयात में गिरावट का सीधा संबंध भारत में लागू की गई नई रक्षा खरीद प्रक्रिया से है। भारत ने साल 2020 में नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को लागू किया है। DAP 2020 को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना और आयात के स्थान पर घरेलू डिजाइन को तरजीह देने से है। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया में स्वदेश में रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के साथ ही घरेलू रक्षा इकाइयों से तीनों सेनाओं के लिए रक्षा साजो सामान में खरीदारी को बढ़ावा दिया गया है। भारत तेजी से रक्षा साजो सामान के निर्माण के साथ ही स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रहा है और इसके साथ ही भारत 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रक्षा निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। सुधीर यादव, DD न्यूज, दिल्ली। सोमवार को संसद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम यानी NSTFDC ने 2021-22 में करीबन 1 लाख से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें से 1,20,000 यानी तकरीबन 74 जो फीसदी हैं वो ST लाभार्थी जो हैं वो महिलाएं थी। केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी के तहत पूरे देश में विभिन्न योजनाओं के तहत इन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर अनुसूचित जनजाति, उनमें भी विशेषकर महिलाओं के लिए सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम देश में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजनाएं सावधि ऋण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना को संचालित करती है। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के 1.6 लाख से ज्यादा लोगों को आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें छात्रों को दिए जाने वाला एजुकेशन लोन भी शामिल है। इन लाभार्थियों में से 1.2 लाख यानी 74.9% अनुसूचित जनजाति की महिलाएं थीं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन यानी PMJVM के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज यानी MFP की खरीद के लिए धन भी उपलब्ध कराया है। साथ ही ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TRIFED ने 3,225 वन धन विकास केंद्रों को भी मंजूरी दी, जिससे 9 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। वन धन विकास केंद्रों का लक्ष्य जंगल की संपत्ति का उपयोग करके आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जब बात महिला सशक्तिकरण की हो रही है तो एक और शानदार उदाहरण से आपको रूबरू करवाते हैं। सुरेखा यादव सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला बनी। जी हाँ, सुरेखा एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं। 1988 से लोको पायलट की शुरुआत हुई। यात्रा में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के साथ ये एक और मील का पत्थर साबित होगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है सुरेखा यादव, एशिया की पहली महिला लोको पायलट। अब सुरेखा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस की कमान संभालकर सुरेखा ऐसा करने वाली पहली महिला लोको पायलट भी बन गई हैं। सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के बीच सोमवार को इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया।
सुरेखा ने वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए लोको पायलटिंग का प्रशिक्षण गुजरात में लिया। इस अत्याधुनिक ट्रेन को चलाने का मौका मिलने पर वे काफी खुश हुईं। We have the training at JDTC Baroda and it's very nice training. It is hard work but appreciable and satisfactory. I am satisfied in my work. सुरेखा यादव आज से 34 साल पहले 1988 में पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। लोको पायलट के रूप में कई मालगाड़ियों और सब अर्बन ट्रेनों का इन्होंने संचालन किया। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन सीखने का आग्रह भी किया। From the different stages, from assistant loco pilot to loco pilot goods, then as a motor woman, I also became the first motor woman on Indian Railways in Mumbai division, and now as a loco pilot male, I am the first to drive the Vande Bharat train, and I am very proud to get this opportunity to work this train, and I thank the administration and all Indian Railways to give this opportunity, golden opportunity to me to work this train. हाल में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस जब 13 मार्च को सोलापुर स्टेशन से चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंची, तो अपने समय से 5 मिनट पहले पहुंची। 450 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद सुरेखा यादव को CSMT स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, एक प्राउड मोमेंट है, न केवल सेंट्रल रेलवे बल्कि पूरी भारतीय रेलवे और पूरे देश के लिए कि एक महिला जो है ट्रेनें तो चला रही है, इसके पहले भी चलाई है, गुड्स ट्रेनें चलाई है, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई, लोकल ट्रेनें चलाई, लेकिन जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की भारत की जो ट्रेन है वंदे भारत, वो कल जो है सुरेखा यादव इन्होंने शोलापुर से CSMT इस रूट पर एक ट्रेन चलाई। जो हमारी नारी शक्ति है, उस शक्ति के साथ हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेन जो है वो चल रही है, वो देखते हुए हमें बहुत ही खुशी जो है महसूस होती है। महाराष्ट्र की सतारा जिले की रहने वाली सुरेखा यादव के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अब तक कई पुरस्कार हासिल किए हैं। अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर उन्होंने दिखा दिया कि नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है। श्यामा मिश्र, DD न्यूज, मुंबई। तो नारी शक्ति के जज्बे को सलाम। और अब बात G20 से जुड़ी बैठक को लेकर। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में काम के भविष्य, इंडस्ट्री 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल विषय पर यूथ 20 की परामर्श बैठक चल रही है। बैठक से पहले DD न्यूज ने सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे कुछ छात्रों से बात की। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। जो मेन थीम है इस इवेंट का, फ्यूचर ऑफ वर्क, और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि G20 इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो जो यूथ है, जो हमारा मेजर पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका कंट्रीब्यूशन भी कुछ ना कुछ हो। और मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने बोल दिया यूथ है तो नाम रख दिया कि यूथ आएगा। यूथ लीडर्स, यूथ पार्टिसिपेंट्स, यूथ मिनिस्टर, सबका होना जरूरी है। कम से कम 20 पैनलिस्ट आएंगे और अपने एक्सपीरियंस, अपने आइडियाज यूनिवर्सिटी में शेयर करेंगे, और ऐसे ही 14 और कंसल्टेशन टोटल इंडिया में होंगे। जैसा कि हमने देखा था, जो G20 Y20 का वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, उसको यहाँ आके हमने जिया है। जो यहाँ की नीति है कि फ्यूचर ऑफ वर्क विद इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड 4.0 स्किल्स, उसको हमने कई डेलीगेट से सीखा। चाहे जापान हो, चाहे आपके साथ साउथ कोरिया हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, हमने उन तमाम डेलीगेट से ये सीखा कि कैसे हम सब मिलके, जो हमारा युवा है, जो हमारी युवा शक्ति है, वो कैसे, हम सबसे युवा देश है भारत, और हम लोग कैसे मिलके एक ऐसा देश बना सकते हैं, कैसे स्किल्स बढ़ा सकते हैं और कैसे इनोवेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि एक ऐसा देश हम बनाए, विश्व में एक ऐसे मिसाल बने। हमने बहुत सारे डेलीगेट्स जो US से आए हैं, UN से, जापान से मैम आई हैं, उनके साथ बातचीत करी है। और अभी हम पैनल में गए थे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स राउंड और उनका डिस्कशन, जो कि हमारा Y20 का टॉपिक है, इंडस्ट्री 4.0 और वर्क एंड यूथ इन 21st सेंचुरी स्किल्स, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछे एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा सारे पैनलिस्ट से मिलके। अगली खबर का, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भारतीय वायुसेना के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खिलाड़ियों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी की 2 दिवसीय यात्रा में संयुक्त अरब अमीरात मीडिया के विभिन्न हितधारकों से मुलाकात की। उन्होंने अमीरात समाचार एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों और संपादकों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया और एक बैठक में भाग लेने के बाद दोनों संगठनों के बीच सहयोग के लिए एक ठोस योजना बनाई गई। सीईओ ने अमीरात समाचार एजेंसी के महानिदेशक जलाल अल राइसी के साथ बैठक में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता पर चर्चा की। बैठक में प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को साझा करने के क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और आपसी सहयोग सहित व्यापक क्षेत्रों में सहयोग को तेज करने पर जोर दिया। सीईओ गौरव द्विवेदी ने आबू धाबी फिल्म आयोग का भी दौरा किया। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। इस साल का विषय है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। विषय के अनुरूप पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी लगाने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के समाधानों के लिए तेजी से परिवर्तन का अधिकार देने पर प्रमुखता से जोर दिया गया है, जो दीर्घकाल में स्थिरता, सुरक्षा, सामर्थ्य और उपभोक्ताओं तक पहुंच को बढ़ावा देगा। ई कॉमर्स उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के सबसे पसंदीदा माध्यमों में से एक के रूप में लगातार उभरा है। इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। निवारण के लिए ई दाखिल पोर्टल और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए मरम्मत का अधिकार पोर्टल बनाने की शुरुआत की गई है। आज से आईबा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। भारत तीसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष दिग्विजय महर्षि का मानना है कि पिछले कुछ सालों में देश में खेल के उत्थान के लिए सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं वो प्रशंसनीय हैं। इसके साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय महिला मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में अच्छी संख्या में पदक जीतने में कामयाब होंगे। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि एक प्रतिष्ठित चैंपियनशिप है, भारत तीसरी बार उसको होस्ट करने जा रहा है और हमारे साथ इस वक्त है बीएफआई के वाइस प्रेसिडेंट देबो। आपका स्वागत है देबो। किस तरह से देखते हैं कि एक बड़ा चैंपियनशिप तीसरी बार भारत में होस्ट हो रहा है और क्या आशाएं रखते हैं इन वुमेन्स बॉक्सर से आप इस चैंपियनशिप में? देखिए, ये 2006 में हमने वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप किया था। इसके बाद 2006 के बाद 2017, 18 और 2023 में हम ये तीसरी बार कर रहे हैं। 2016 में जब मिस्टर सिंह ने इस फेडरेशन का चार्ज लिया था, तब से हम ये तीसरी बार ये चैंपियनशिप कर रहे हैं। 2017 में हमने यूथ चैंपियनशिप किया, 18 में एलीट वुमेन्स किया और दोबारा हम 2023 में हम ये चैंपियनशिप कर रहे हैं। हमारी उम्मीद यही रहे कि हम और जितनी भी चैंपियनशिप इंडिया में कर सकते हैं, इंडियन प्लेयर्स को इतना प्रोत्साहन मिलेगा, इंडियन पूरे जो बडिंग सिस्टम है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है जितने चैंपियनशिप हम इंडिया में कर सकते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आ रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन आ रहे हैं, ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूथ बॉक्सर्स जो इमर्जिंग बॉक्सर्स हैं उनको यहाँ पे चैंपियनशिप दी। ये चैंपियनशिप दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट कर रही है डीडी स्पोर्ट्स में, और डीडी और सोनी भी इसको ब्रॉडकास्ट करेगी, लेकिन दूरदर्शन तो पूरा चैंपियनशिप ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए ये चैंपियनशिप को देखने के लिए, और जो हमारे जो बच्चे उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा इस चैंपियनशिप से। तो अगर देखें, ये चैंपियनशिप एक वर्ल्ड क्वालिफायर नहीं है। अगर ये वर्ल्ड क्वालिफायर होता तो क्या आइसिंग ऑन द केक होता है? बिल्कुल सही है। अगर ये अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ साथ अगर ओलंपिक क्वालिफायर होता तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता। बट हम आशा करते हैं कि आगे जो चैंपियनशिप होगी, आईओसी ने अभी कॉन्टिनेंटल गेम्स को डिक्लेयर किया है कि वो क्वालिफायर होगा, और उसके अलावा क्वालिफाइंग चैंपियनशिप भी होगी। तो हम क्वालिफाइंग चैंपियनशिप भी होस्ट करने के लिए रेडी हैं, और हम आईओसी से बात करके कोशिश करेंगे कि हम क्वालिफाइंग चैंपियनशिप भी इंडिया में होस्ट करें। अगर भारतीय बॉक्सिंग की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो एक काफ़ी सुधार देखा गया है, जो रैंकिंग 44 पे थी वो तीसरे पे आ गई, तो क्या वजह मानते हैं इस एक जो मेटेरिक राइज हुआ है इंडियन बॉक्सिंग का? कि 2016 में जब मिस्टर सिंह ने इसका चार्ज लिया था, उनके साथ हम भी जुड़े इस बॉक्सिंग फेडरेशन में, तब भारत का रैंक 44 था। 44 से आज अभी कुछ हफ्तों पहले वर्ल्ड बॉडी ने ये रैंकिंग रिलीज़ की है, और हमारा रैंकिंग भारत तीसरे नंबर में, मेंस वुमेन्स पूरी जो भारत की जो पूरी टीम का जो रैंकिंग है वो तीसरे नंबर पे है।
देखिए, इसका एक बहुत ही ये जो सारी चीज़ों पे बहुत ही मतलब एक चीज़ों पे बहुत ही ध्यान दिया गया है पिछले 6-7 वर्षों में। कोचिंग कैंप पहले बीच में एक महीने 15-15 दिन इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप से पहले ही हुआ करती थी। आज कोचिंग कैंप पूरे साल होता है। पूरे साल में बीच में एक थोड़ी सी ब्रेक्स होती है कि लोग अपने आप को रिफ्रेश कर पाए, लोग अपने घर से ये सबको मिले, अपने फैमिली वो अपने परिवार से मिले। इसके अलावा उनका पूरा ध्यान कोचिंग कैंप और ट्रेनिंग पे ही होता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि साई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक 2016 और आज के बजट में बहुत ही डिफरेंट है। जो बजट है उसका मैं कहूँगा 5, 6, 10 गुना तक ये बजट बढ़ गया है 2016 और आज के उसमें। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और इसको अच्छे जगह में ये निवेश किया गया है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे प्लेयर्स के मेंटल स्ट्रेंथ पे, हर एक जगह पे ध्यान देके इसको एक 360 डिग्री प्रोग्राम हमने बनाया है। इसको ये पूरा एक होलिस्टिक तरीके से इस पूरे बॉक्सिंग को देखा जा रहा है और हर एक प्लेयर्स की हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। सब आज से 6-7 साल पहले एक टीम केवल बाहर जाया करती थी, आज हमने बेंच स्ट्रेंथ बनाया है। कैंप में 3-4 हर एक वेट कैटेगरी में 3 से 4 प्लेयर है। हर एक कभी ए कैटेगरी की टीम बाहर जा रही है, कभी बी कैटेगरी की टीम बाहर जा रही है, कभी सी कैटेगरी की टीम जा रही है बाहर। तो इससे क्या हो रहा है, एक वेट कैटेगरी में बड़े आसपास पे सारे प्लेयर हैं, ताकि अगर हमारे पास कोई प्लेयर अगर बाई चांस किसी कारण से ना खेल पाए तो दूसरा प्लेयर भी है। तो इस तरीके से पूरे इकोसिस्टम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो अगर बॉक्सिंग की बात करें, भारतीय बॉक्सिंग इकोसिस्टम की बात करें, तो एक बेहतरीन सुधार देखा गया इस भारतीय बॉक्सिंग में। इसको अगर देखें तो एक 360 डिग्री अप्रोच रखा गया। इसके लिए न केवल सरकार से जो बजट है उसको बढ़ाया गया, एक उनके जो खिलाड़ी का न्यूट्रिशन है उस पर ध्यान दिया गया, कोचिंग पे और साइंटिफिक अप्रोच दिया गया। और आशा है कि इस चैंपियनशिप में भी हमारे जो भारतीय बॉक्सर है शानदार प्रदर्शन करेंगे और एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेडल्स लाएंगे। कैमरा पर्सन अहमद खान के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़। मैनचेस्टर सिटी के स्टार खिलाड़ी अर्लिंग हालांड ने आरबी लेप्जिग के खिलाफ न केवल शानदार खेल दिखाए हुए टीम को चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया, बल्कि खुद के लिए एक नया मुकाम भी हासिल किया। हालांड ने अंतिम 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में 5 गोल किए। देखिए एक खास रिपोर्ट। अपने दमदार प्रदर्शन से मैनचेस्टर सिटी के लिए जीत के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अर्लिंग हालांड का जबरदस्त खेल चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के दूसरे लेग में दिखाई दिया। मुकाबला आरबी लेप्जिग के खिलाफ था, जहां जीत क्वार्टर फाइनल के लिए रास्ता खोल देती। ऐसे में जरूरत तो सिर्फ शानदार प्रदर्शन की थी, लेकिन हालांड ने अपने परफॉर्मेंस से मैनचेस्टर के लिए जीत को धमाकेदार बना दिया। अर्लिंग हालांड ने मैच में 5 गोल किए। हालांड ने पहले 3 गोल पहले हाफ में किए, जिसमें 1 गोल पेनल्टी के जरिए आया। इसके बाद इस खिलाड़ी ने दूसरे हाफ के 53वें और 57वें मिनट में 2 गोल और किए। हालांड चैंपियंस लीग के किसी एक मुकाबले में 5 गोल करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले साल 2014 में लुइस एड्रियानो और साल 2012 में लियोनेल मेसी ने ये कारनामा किया था। यही नहीं, इस सीजन में हालांड ने सभी तरह की प्रतियोगिता में 39 गोल किए हैं। इस सब के बीच में बड़ी बात यह है कि हालांड चैंपियंस लीग में सबसे तेजी से 30 गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो जाहिर तौर पर अर्लिंग हालांड का खेल जिस तरह का नजर आ रहा है, उससे मैनचेस्टर सिटी को उम्मीद यही रहेगी कि आगे आने वाली और भी प्रतियोगिताओं में हालांड उनके लिए जीत के नए अवतार के तौर पर सामने होंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।